चलिए एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते हैं जो ऊपर से देखने में सोने का लगता था, एकदम चमचमाता हुआ, लेकिन उसकी नींव असल में रेत की थी। एक ऐसी दुनिया जो अपनी ही शानो शौकत के बोझ तले बस ढहने ही वाली थी। जी हां, यही कहानी है क्रांति से ठीक पहले के फ्रांस की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा देश बिखरता कैसे है। हम इसे सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि एक जांच की तरह समझेंगे कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या-क्या गलत हो रहा था कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था ही ढह गई। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो देखिए, हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और इसकी शुरुआत होती है पुराने फ्रांस की बुनियाद से। एक ऐसी राजशाही जहां राजा का कहा ही पत्थर की लकीर होता था। लेकिन इस व्यवस्था की जड़ों में ना अब गहरी दरारें पड़ने लगी थी। अब इस क्रांति को समझने के लिए सबसे जरूरी है इस सामाजिक व्यवस्था को समझना, क्योंकि सारी असमानता की जड़ यही थी। सोचिए, पूरे समाज को 3 हिस्सों में बांटा गया था, और ऐसा लगता था मानो हर हिस्सा एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो। नाइंसाफी तो देखिए, साफ साफ दिख रही है। पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और बड़े बड़े अमीर लोग, जिनके पास देश की ज्यादातर दौलत और जमीन थी, उन्हें एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और सारा का सारा बोझ, हर एक टैक्स किस पर था? तीसरे एस्टेट पर। और पता है इस तीसरे एस्टेट में कौन थे? देश की लगभग 97% आबादी। और ये बोझ कोई हल्का फुल्का नहीं था। एक तो उन्हें टाइल नाम का सीधा टैक्स देना पड़ता था, फिर नमक, तंबाकू और यहां तक कि रोज की रोटी जैसी जरूरी चीजों पर भी टैक्स लगते थे। और इतना ही नहीं, उन्हें अपने इलाके के अमीरों को अलग से सामंती शुल्क भी चुकाना पड़ता था। मतलब आम आदमी हर तरफ से पिस रहा था। तो एक तरफ तो समाज में ये असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी, और ठीक इसी वक्त कहानी में एक नया किरदार आता है। एक नया राजा, जिसे विरासत में मिली थी एक खाली तिजोरी और कर्ज में डूबा हुआ एक देश। ये टाइमलाइन बताती है कि हालात कैसे बद से बदतर होते गए। 1774 में लुई 16वें को गद्दी तो मिल गई, पर खजाना बिल्कुल खाली था। फिर एक बहुत महंगा फैसला लिया गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने का। और मजे की बात देखिए, फ्रांस दूसरे देशों में आज़ादी के लिए पैसा बहा रहा था, जबकि अपनी ही देश के लोग परेशान थे। इस फैसले ने कर्ज को और बढ़ा दिया, और इस सब के बीच वर्साय के महल की शान और शौकत और फिजूल खर्ची में कोई कमी नहीं आई। नतीजा, 1788 आते आते फ्रांस दिवालिया होने की कगार पर था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो आदमी इस पूरी नाव का कप्तान था, यानी राजा लुई 16वां, उसमें ना तो कोई राजनीतिक अनुभव था और ना ही मुश्किल हालात में कड़े फैसले लेने की हिम्मत। 2 अरब लिव्र, जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जो फ्रांस के ऊपर कर्ज का बोझ था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। देश सच में अपने ही कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। तो ये तो हुई सरकार की बातें, बड़े बड़े आंकड़े। लेकिन चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था, जहां अब मामला जिंदगी और मौत का बन गया था। देखिए, बात बहुत सीधी सी थी। देश की आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, खाने वाले मुंह बढ़ रहे थे, लेकिन खेतों में अनाज उतना नहीं उग पा रहा था। और यही वो खतरनाक असंतुलन था जिसने एक बहुत बड़े खाद्य संकट को जन्म दे दिया। और बस यहीं से एक चेन रिएक्शन, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। सबसे पहले अनाज की कमी हुई, फिर जो रोटी लोगों का मुख्य भोजन थी उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। लेकिन लोगों की कमाई वो वहीं की वहीं रही। तो इसका नतीजा क्या हुआ? भूखमरी, और फिर सड़कों पर दंगे। लोगों का ये दुख, उनकी ये पीड़ा अब सीधे सीधे राजशाही के खिलाफ गुस्से में बदल रही थी। जाहिर है, जब पेट खाली हो तो गुस्सा तो भड़केगा ही। ये अब सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये एक सामाजिक विस्फोट बनने जा रहा था। तो चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर रही थीं, एक विनाशकारी तूफान की रेसिपी। तो हमारे पास क्या क्या था? एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से अन्याय पर टिका था। 2, एक सरकार जो कंगाली की हालत में थी। 3, एक ऐसा राजा जिसमें फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी। और 4, भूखी और गुस्से से भरी जनता। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएं, तो क्रांति होना लगभग तय हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक बेहद जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कोई पूरा देश अपने राजा को, अपनी पूरी व्यवस्था को कैसे निकाल बाहर कर सकता है।
ये सवाल हमें सीधा ले चलता है 18वीं सदी के फ्रांस में, जहां सब कुछ बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है राजा लुईस 16वें से। देखिए, उनका खजाना बिल्कुल खाली था और देश एक बहुत बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा था। अब टैक्स बढ़ाने के लिए उन्हें एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ी, जो उस समय के फ्रांस की एक तरह से संसद थी, जिसमें समाज के 3 वर्ग या कहें एस्टेट्स शामिल होते थे। और ये जो सिस्टम था ना, सोचिए कितना ज्यादा अनुचित था। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और कुलीन वर्ग, ये आबादी का एक बहुत ही छोटा खास अधिकार वाला हिस्सा थे। और वहीं जो तीसरा एस्टेट था, जिसमें व्यापारी, वकील, किसान, मजदूर, मतलब लगभग बाकी सब लोग आ जाते थे, वो फ्रांस की ज्यादातर आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। और असली प्रॉब्लम वोटिंग के तरीके में थी। हर एस्टेट को सिर्फ 1 वोट मिलता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पहले 2 अमीर एस्टेट्स हमेशा साथ मिलकर तीसरे एस्टेट को 2 के मुकाबले 1 वोट से हरा सकते थे, भले ही तीसरा एस्टेट देश की 97% आबादी की आवाज हो। ये तो एक तरह से लोकतंत्र का मजाक था। तो इस खुलेआम हो रहे अन्याय के जवाब में तीसरे एस्टेट ने एक क्रांतिकारी मांग रख दी, 1 व्यक्ति 1 वोट। उन्होंने सदियों से चले आ रहे इन नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया और सिस्टम में एक बुनियादी, एक डेमोक्रेटिक बदलाव की मांग की। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत तेज मोड़ लिया। जब राजा और बाकी दोनों एस्टेट्स ने उनकी मांग नहीं मानी, तो तीसरे एस्टेट ने फैसला किया कि वो अब सत्ता मांगेने नहीं बल्कि उसे अपने हाथ में लेंगे। सोचिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। मई में एस्टेट्स जनरल की बैठक शुरू होती है और कुछ ही हफ्तों में 17 जून को तीसरे एस्टेट ने खुद को फ्रांस की इकलौती सच्ची प्रतिनिधि सभा यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और फिर 20 जून को उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली। ये शपथ, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ भी कहते हैं, एक डिसाइसिव मोमेंट था। इसमें नेशनल असेंबली के सदस्यों ने कसम खाई कि वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते। असल में इसी पल सत्ता राजा के हाथों से फिसलकर जनता के प्रतिनिधियों के पास आ गई। लेकिन क्रांति सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे की बैठकों और कसमों तक ही सीमित नहीं थी। बहुत जल्द पेरिस की सड़कों पर लोगों का गुस्सा एक ऐसी हिंसक कार्रवाई में बदला जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ये कार्रवाई बास्तील पर हुई। बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा की दमनकारी शक्ति का सबसे नफरत किया जाने वाला प्रतीक था। आम लोगों के लिए ये अत्याचार, अन्याय और शाही तानाशाही का जीता जागता सबूत था। और फिर वो दिन आया 14 जुलाई 1789। इस दिन पेरिस की गुस्साई भीड़ ने हथियारों की खोज में बास्तील पर धावा बोल दिया और उसे ईंट दर ईंट तोड़ दिया। ये सिर्फ एक जेल का गिरना नहीं था, ये राजशाही के अधिकार का गिरना था। ये घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भी 14 जुलाई को पूरे फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बास्तील के गिरने से क्रांति की आग और भी तेज हो गई। इसके बाद नेशनल असेंबली ने तेजी से देश को नए सिरे से बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसकी नींव क्रांति के नए विचारों पर रखी गई थी। अगस्त 1789 में सुधारों की एक जबरदस्त लहर आई। सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को एक झटके में खत्म कर दिया गया। जो गलत सामंती टैक्स थे उन्हें हटा दिया गया और चर्च की जो विशाल जमीनें थी उन्हें जब्त करके राष्ट्र की संपत्ति बना दिया गया। मतलब पुरानी दुनिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा था। और फिर आया वो दस्तावेज जिसने आने वाली दुनिया को एक नया आकार दिया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसने स्वतंत्रता, कानून के सामने बराबरी और बोलने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों को स्थापित किया। सबसे बढ़कर इसने ये ऐलान किया कि असली सत्ता राजा में नहीं बल्कि राष्ट्र में है। ये अधिकार अब राजा का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं बल्कि हर इंसान का प्राकृतिक हक थे। अब सवाल ये था कि इन महान और क्रांतिकारी विचारों को एक चलती फिरती सरकार में कैसे बदला जाए। ये इस शुरुआती दौर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव था। 1791 में फ्रांस ने अपना पहला लिखित संविधान अपनाया। इसने देश को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। इसका मतलब ये था कि राजा अभी देश का प्रमुख था, लेकिन उसकी शक्तियां अब असीमित नहीं थीं बल्कि कानून और संविधान के दायरे में थीं। भविष्य में कोई भी अकेला तानाशाह न बन सके, इसके लिए नए संविधान ने सरकार की शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया।
कानून बनाने के लिए एक विधायिका, उन्हें लागू करने के लिए एक कार्यपालिका और उनकी व्याख्या करने के लिए एक न्यायपालिका। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। क्रांति के जो ऊंचे ऊंचे आदर्श थे वो हर किसी पर लागू नहीं हुए। वोट देने का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया था, यानी सिर्फ वो पुरुष जिनके पास एक तय मात्रा में संपत्ति थी। महिलाओं और गरीब पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक मान लिया गया, जिनके पास कोई राजनैतिक अधिकार नहीं थे। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत ही विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता का वादा तो किया, लेकिन असल में किसके लिए? यही वो तनाव है जो आने वाले सालों में फ्रांसीसी क्रांति को और भी ज्यादा हिंसक और रैडिकल रास्तों पर ले जाएगा। कभी सोचा है कि किसी भी क्रांति के बाद असल में होता क्या है? क्या सब कुछ बस एक रात में बदल जाता है? फ्रांसीसी क्रांति ने हमें दिखाया कि किले पर कब्जा करना लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। क्रांति का नारा तो बहुत जबरदस्त था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन इन शब्दों का असली मतलब क्या था? ये आज़ादी किसके लिए थी? ये समानता किन लोगों के बीच? इन्हीं सवालों ने आने वाले कई दशकों तक फ्रांस को उलझाए रखा। इन महान आदर्शों के लिए लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, और ये लड़ाई सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर लड़ी गई। देखिए, क्रांति ने मनुष्य के अधिकारों का तो ऐलान कर दिया था, पर बड़ा सवाल ये था कि क्या इस मनुष्य में महिलाएं भी शामिल थीं? और जवाब था नहीं, और बस यहीं से एक नए संघर्ष ने जन्म लिया। पर महिलाएं चुप बैठने वालों में से नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अखबार शुरू किए, और उनकी मांगें एकदम साफ थीं। उन्हें वोट देने का हक चाहिए था, उन्हें पढ़ाई का मौका चाहिए था, और उन्हें पुरुषों के बराबर काम और वेतन का अधिकार चाहिए था। वो सिर्फ क्रांति की दर्शक नहीं, बल्कि उसका एक बराबर का हिस्सा बनना चाहती थी। और इसी पूरे संघर्ष के बीच एक नाम, एक बहुत ही साहसी आवाज सामने आई, ओलंप द गूज की। वो एक लेखिका थी, एक एक्टिविस्ट थी, और उन्होंने इस नाइंसाफी के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पुरुषों के बनाए अधिकारों के घोषणा पत्र को सीधी टक्कर दी। कैसे? उन्होंने अपना खुद का घोषणा पत्र लिख डाला, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये एक कमाल का दस्तावेज था। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर एक महिला को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा सकता है, तो उसे अपनी बात रखने के लिए मंच पर चढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस समय का समाज इतनी बोल्ड आवाज के लिए तैयार नहीं था। अपने इन क्रांतिकारी विचारों की वजह से ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1793 में उन्हें फांसी दे दी गई। सोचिए, अपने हक की मांग करना उस दौर में कितना ज्यादा खतरनाक था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंप दे गूज की कुर्बानी के लगभग 150 साल बाद, जी हाँ, 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये लड़ाई वाकई बहुत बहुत लंबी थी। क्रांति के आदर्शों में एक और बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो फ्रांस में आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे थे, और दूसरी तरफ फ्रांस की कॉलोनियों में लाखों लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे थे। मतलब ये कैसी आज़ादी थी जो कुछ लोगों के लिए थी और कुछ के लिए नहीं? गुलामी को खत्म करने की लड़ाई भी कोई सीधी सादी नहीं थी। देखिए, 1794 में इसे खत्म कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन फिर नेपोलियन सत्ता में आया और उसने इसे फिर से शुरू कर दिया। आखिरकार 1848 में जाकर गुलामी पर हमेशा के लिए पाबंदी लगी। ये दिखाता है कि बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती। क्रांति की इसी उथल-पुथल, इसी अस्थिरता के बीच से एक ऐसे शख्स का उदय हुआ जो ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था, और वो नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पहले 1799 में तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली, और फिर 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सोचिए जरा, जिस क्रांति ने एक राजा को खत्म किया, उसी क्रांति की कोख से एक सम्राट ने जन्म लिया। खैर, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई, लेकिन तब तक वो यूरोप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ चुका था। तो इन सारे उतार चढ़ावों के बाद सवाल ये उठता है कि फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है, उसका दुनिया पर असर क्या पड़ा। चलिए, इसकी इस स्थायी गूंज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
एक तरफ तो क्रांति ने पुरानी दमनकारी सामंती व्यवस्था और तानाशाही राजशाही को खत्म कर दिया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात ये थी कि इसने 3 शक्तिशाली आइडियाज को दुनिया में फैला दिया: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये विचार सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे। इन विचारों ने सच में एक ग्लोबल चिंगारी का काम किया। पूरे यूरोप में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हो गए। दुनिया भर की कॉलोनियों में आज़ादी की लड़ाई को नई प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे लोग इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें, 1774 में लुईस 16वें के राजा बनने से लेकर 1815 में नेपोलियन की हार तक, ये एक ऐसा तूफानी दौर था जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी क्रांति के विचार, उसके आइडियाज आज भी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या वो क्रांति कभी सच में खत्म होती है? शायद नहीं। शायद वो बस अपना रूप बदलती रहती है।